नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अमित ठाकुर और आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम आज फिर से आपकी कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पाठ महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन यानी महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट पर चर्चा करने आए हैं। और इसके पिछले भागों में हमने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज हुई, क्या क्या काम हुए, क्या कार्यक्रम था उसका, उस सब पर चर्चा कर ली है। आज हम उससे आगे चलेंगे। आज हमारे लिए जानना ये महत्वपूर्ण है कि ये जो नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट जो शुरू किया था गांधी जी ने, उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसका महत्व क्या है, ये हम आज बात इस पे करेंगे। तो जैसे एक अच्छे हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि हम इतिहासकार आखिर इन सब चीजों के, भाई जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ तो उसका क्या प्रभाव था, ये कैसे जानते हैं हम तो आज बैठे हैं, ये तो 100 साल से पहले हुआ था ये काम। तो 100 साल हो गए, 1922 में ये खत्म हुआ था, तो अब आज 2022 है। तो 100 साल पहले जो घटना घटी थी उसका महत्व हम आज यहां बैठे कैसे पता लगा सकते हैं? इतिहासकार कैसे पता लगाते हैं? कोई वो उनके पास जादू की छड़ी थोड़ी है, या उनके पास कोई टाइम मशीन थोड़ी है कि उसमें बैठ के पुराने समय में पहुंच जाएंगे और ये सब पता लगा लेंगे। इतिहासकारों को इतिहास जानने के लिए कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेस यानी ऐतिहासिक स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो हम आज से 100 साल पहले का इतिहास जानना चाहते हैं, तो बहुत निकट का इतिहास है। तो इसको जानने के लिए हमारे पास बहुत स्रोत उपलब्ध हैं और उनमें से एक का हम प्रयोग करके इस असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के इंपॉर्टेंस या इम्पैक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। एक अमेरिकी लेखक हैं जिन्होंने गांधी जी की जीवनी लिखी थी, वो उनकी बायोग्राफी लिखी थी, एक अमेरिकी लेखक ने जिनका नाम है लुई फिशर। तो लुई फिशर ने जो गांधी जी की जीवनी लिखी है उसमें उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, जो असहयोग आंदोलन के बारे में जो कुछ लिखा है उसका कुछ एक हिस्सा अगर हम देखें तो हमें पता चल सकता है कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या असर पड़ा, इसका क्या महत्व था। तो ये आपकी किताब में ही दे रखी है वो लुई फिशर की बात, पेज नंबर 350, 350 एंड 351 पर है। तो बिल्कुल सबसे नीचे 350 के बिल्कुल सबसे नीचे उस पर हम बात करेंगे। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि, अब देखो क्या लिखा है उन्होंने, असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। गांधी जी के जीवन और भारत के इतिहास की उस अवधि को नॉन कोऑपरेशन पीरियड ही कहा जाने लगा, इतना महत्वपूर्ण था। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। ये लाइन, ये वाक्य आपको बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है, इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है परीक्षा में। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यानी इसके लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए लुई फिशर क्या बता रहे हैं, क्या क्या चीजें जरूरी हैं? डिनायल, रिनाउंसिएशन एंड डिसिप्लिन। तो जब वो कहते हैं कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि शांति तो खत्म कर दी इसने, खूब उथल पुथल मच गई, अंग्रेजों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, सब जगह उथल पुथल मच गई, शांति तो खत्म हो गई। तो इसलिए ये शांति की दृष्टि से तो नकारात्मक था, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक था। क्यों? क्योंकि इसने लोगों को क्या क्या सिखाया?
इसने लोगों को सिखाया प्रतिवाद यानी डिनायल के गलत बात का विरोध करना सिखाया। इसने लोगों को सिखाया परित्याग यानी रिनंसिएशन, अपने सुखों को त्याग करके देश के लिए आगे बढ़ना है, समाज के लिए काम करना है, अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करना सिखाया। ये इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तीसरी चीज क्या सिखाई इसने? तीसरी चीज इसने सिखाई स्व अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए उसमें उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अधिक अनुशासन का परिचय दिया। वरना होता क्या है कि कोई भीड़ है तो वो तो भीड़ तो कुछ भी उत्पात कर सकती है, कुछ भी दंगे फसाद कर सकती है, लेकिन गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रशिक्षित किया था अहिंसा के लिए और सत्याग्रह के लिए। तो इसलिए इतनी बड़ी भीड़ जुटती थी आंदोलन के लिए, विरोध के लिए, जुलूस के लिए, प्रदर्शन के लिए, हड़ताल के लिए, लेकिन कहीं किसी तरह की हिंसा नहीं होती थी, कहीं किसी तरह का उपद्रव नहीं होता था, कहीं किसी तरह की दुकान नहीं लूटती थी, कहीं सरकार के खिलाफ भी यानी पुलिस के खिलाफ भी कोई पथराव नहीं होता था। तो इसने सेल्फ डिसिप्लिन भी लोगों को सिखाया और इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जो असहयोग आंदोलन था, ये वास्तव में स्वशासन के लिए प्रशिक्षण था। यानी गांधी जी लोगों को इस बात की ट्रेनिंग दे रहे थे कि जब भारत आजाद हो जाएगा, भारत अपना शासन खुद करने लगेगा, तो अपने खुद के राज में, एक लोकतंत्र में लोगों को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इस बात की भी गांधी जी ट्रेनिंग दे रहे थे अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के द्वारा। तो इसीलिए यह कहा गया है कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये शांति की दृष्टि से तो नकारात्मक था, नेगेटिव था, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से बहुत ही अधिक सकारात्मक था। इसने लोगों को यह सिखाया कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो उन्हें कैसा व्यवहार करना है एक नागरिक के रूप में। 1857, ये लुई फिशर लिख रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 के रिवेलियन के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। यानी एक तो 1857 में बड़ा जबरदस्त आंदोलन हुआ था, बड़ा जबरदस्त विद्रोह हुआ था, जिससे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन एक बार को तो ताश के पत्तों की तरह ही ढह गया था। वो तो बाद में उन्होंने फिर से दोबारा से जीत हासिल की, तो लेकिन एक बार तो वो पूरी तरह से हिल ही गए थे। तो इसी तरीके से ये जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, इसने भी ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी। इतना व्यापक, इतना बड़ा, इतने व्यापक प्रभाव वाला, इतने महत्वपूर्ण प्रभाव वाला कोई आंदोलन, कोई घटना नहीं हुई थी 1857 के बाद से, जितना कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। तो इसका ये सब बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकला और ये सब इसका महत्व है। तो अब आप इस प्रश्न को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई पूछे कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इंपॉर्टेंस क्या था, उसका क्या परिणाम हुआ, या फिर कोई अगर ऐसे पूछे लुई फिशर की दृष्टि से, लुई फिशर के सेंटेंस के हिसाब से कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक था। तो इसी सबको एक्सप्लेन करना है। अब हम बात करेंगे एक और पहलू की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के एक और पहलू की, और वो है कि आखिर ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये जो असहयोग आंदोलन है, ये समाप्त क्यों हो गया। आप सबको पता है इसके बारे में कि फरवरी 1922 में जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, उसके पास एक स्थान है चौरी चौरा। तो इस चौरी चौरा गांव स्थान पर हुआ ये कि एक जो इसी मतलब जो असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रही जुलूस निकाल रहे थे, तो पुलिस ने बिना किसी उकसावे के उन पे ताबड़तोड़ लाठी बरसा दी, गोली चला दी। कई सत्याग्रही घायल हो गए, कुछ की मृत्यु भी हो गई, और इतना करके पुलिस अपने वापस थाने में जाके बैठ गई।
अब सत्याग्रही फिर दोबारा से उसी जगह पे इकट्ठे हुए जहां पे ये उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर हमला हुआ था पुलिस के द्वारा। फिर वो सब इकट्ठे हुए, बड़े उत्तेजित हो गए और वो सब मिलकर पुलिस थाने की तरफ चले। पुलिस वालों ने देखा, अरे ये बहुत बड़ी भीड़ आ रही है। पुलिस थाने में उस समय केवल 22 सिपाही थे और वो सारे भारतीय सिपाही थे। यानी पुलिस में तो थे, सरकार के नौकर थे, लेकिन वो सब भारतीय थे। तो उनको देखकर, भीड़ को देखकर वो डर गए और तुरंत अपने थाने के अंदर घुस गए और चारों तरफ से थाने को बंद कर लिया ताकि भीड़ के हमले से बच सकें। लेकिन अब भीड़ बहुत गुस्से में थी, तो उसमें से कुछ लोगों ने अति उत्तेजना में आकर उस थाने की जो भवन था उसको आग लगा दी और उसके आग लगाने से जो 22 पुलिस वाले थे वो थाने के अंदर ही भीतर रहकर जलकर मर गए। ये एक बहुत बड़ा हत्याकांड था, बहुत बड़ी हिंसा की कार्रवाई थी, बहुत बड़ा हिंसक घटना थी और गांधी जी का तो सारा आंदोलन ही अहिंसा के सिद्धांत पर टिका हुआ था। तो गांधी जी को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि भाई हमने जिस काम के लिए प्रशिक्षित किया था, जिस काम के लिए ट्रेनिंग दी थी अपने कार्यकर्ताओं को कि अहिंसा से आंदोलन चलाना है, अहिंसा से विरोध करना है, तो वो तो ये भूल गए और हिंसा करने लगे। 22 पुलिस वालों को मार दिया, सरकारी संपत्ति पे आग लगा दी। ये गलत है। तो इस वजह से गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस असहयोग आंदोलन के वापस लेने से के कहते समय उन्होंने इस आंदोलन को वापस लेते समय गांधी जी ने क्या कहा, उनके वो शब्द सुनना बड़ा मार्मिक है, बहुत इस समय समीचीन होगा, बड़ा अच्छा होगा कि अगर हम उनके उन शब्दों को सुने। गांधी जी ने क्या कहा आंदोलन को वापस लेते हुए, किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। गांधी जी ने कहा कि भाई चाहे पुलिस ने कितनी ज्यादती की थी, मैं मानता हूं कि पुलिस ने अत्याचार किया था सत्याग्रहियों पे, लेकिन किसी कुछ भी किया हो उसके बदले में इस तरह से 22 पुलिस वालों को जिंदा जला के मार देना ये किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। और इसका मतलब हम अभी अपने कार्यकर्ताओं को ठीक ढंग से डिसिप्लिन में नहीं ला पाए हैं, सही ढंग से ट्रेन नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए हम अपना ये आंदोलन वापस लेते हैं। उनके आंदोलन वापस लेने का बहुत जगह विरोध भी हुआ। कांग्रेस के ही बहुत बड़े बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस, नेहरू वगैरह, इन सब ने कहा कि नहीं, एक जगह की अगर ऐसी दुर्घटना हो गई, एक जगह की गलती की सजा पूरे देश को क्यों दी जाए। भाई वो गलत हो गया चलो, लेकिन बाकी सब जगह तो अच्छे ढंग से बड़े सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, अहिंसा के साथ ये आंदोलन चल रहा है, तो इसे वापस लेना ठीक नहीं है। लेकिन गांधी जी ने किसी की नहीं सुनी और ये आंदोलन वापस ले लिया। अब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की और गांधी जी पर भी क्या कार्रवाई की गई इस आंदोलन को दबाने के लिए। तो हम देखते हैं कि इस असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान हजारों भारतीयों को जेलों में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को भी 1924 में गिरफ्तार कर लिया गया और उनको भी जेल में भेज दिया गया। तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण मार्मिक प्रसंग है कि जब गांधी जी पर मुकदमा चल रहा है और उनका मुकदमा जिस जज की अदालत में चल रहा है उसका नाम है जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड, वो जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड गांधी जी को सजा दे रहा है क्योंकि कानून है, कानून, उसके हाथ कानून से बंधे हुए हैं। गांधी जी के कृत्य कानून को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एज ए जज ये उसका कर्तव्य है कि कानून के अनुसार कार्य करते हुए गांधी जी को सजा दे। लेकिन गांधी जी को सजा देते हुए उसका हृदय, उस अंग्रेज जज का हृदय रो रहा है, बहुत मायूस हो रहा है, उसे बहुत पछतावा हो रहा है, लेकिन वो अपने कानून से बंधा है तो सजा तो देगा ही। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि गांधी जी
इस सजा को देते समय मैं कोई खुश नहीं हूं, और अगर सरकार आपकी सजा माफ कर दे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। तो ये गांधी जी के सत्याग्रह और ये गांधी जी की अहिंसा की जीत है। सत्याग्रह क्या कहता है? सत्याग्रह कहता है कि हम हिंसा नहीं करेंगे अपने विरोधियों के प्रति, उनको मारपीट के अपनी बात नहीं समझाएंगे, हम ऐसा नैतिक आचरण करेंगे, हम स्वयं कष्ट भुगतेंगे ताकि जो हमारा विरोधी है उसका हृदय बदल जाए और उसे लगे कि हाँ हम सही हैं, और उसका वो जो अपने गलत काम है वो खुद ही करना छोड़ दे। ये है सत्याग्रह। तो हम देखते हैं कि गांधी जी का सत्याग्रह, गांधी जी का जो अहिंसा का सिद्धांत, वो बिल्कुल सुपरहिट रहा कि एक अंग्रेज जज गांधी जी को सजा दे रहा है, लेकिन सजा देते देते उसका दिल रो रहा है, सीएन ब्रूमफील्ड का। तो जरा उनकी जो खुद जज ने जो कहा उसे पढ़ लें तो बहुत अच्छे ढंग से ये बात समझ में आएगी। तो हम देखते हैं कि ब्रूमफील्ड उन्हें क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप यानी गांधी जी, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। अब तक मैंने जिनका भी मुकदमा सुना है, जिनको भी सजा दी है, आप उन सबसे बिल्कुल अलग हैं। यह बात वो खुद कह रहा है ब्रूमफील्ड गांधी जी के बारे में, गांधी जी से ही कह रहा है अदालत में। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यह बात अंग्रेज जज कह रहा है गांधी जी को। यहां तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, यानी आपकी विचारधारा से उनकी विचारधारा अलग भी है, वो लोग भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं, यानी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपके विरोधी भी। चूंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, इसलिए न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्ष की सजा देना आवश्यक था, और उनको सजा दी गई। 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ, तो इससे मुझसे ज्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा, यानी सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी अगर सरकार आपकी सजा माफ कर दे। यह बात कह रहा है जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड। तो गांधी जी ने अंग्रेज जज के हृदय को बदल दिया। यही सत्याग्रह की जीत है, क्योंकि सत्याग्रह का मतलब यह है कि हम अपने विरोधियों का हृदय जीत लेंगे, हम उनके हृदय बदल देंगे और वो हमारी बात को सही मानने लगेंगे। तो आप नहीं देखते कि अहिंसा में कितनी बड़ी ताकत है, और सत्याग्रह कितना पावरफुल वेपन था जिसका प्रयोग गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। अब हम एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ रहे हैं। तो हमारी अब असहयोग आंदोलन की तो सारी बातें अब कंप्लीट हो गई हैं, और अब हम जो आपकी किताब में 2.2 यानी अगला सेगमेंट है, यानी पॉपुलर लीडर, जन नेता, जिसके बारे में बात करनी है, तो वो देखेंगे। गांधी जी ने, आप सबको याद है कि फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में जो भाषण दिया था वो क्या था? उन्होंने कहा था भारत को स्वतंत्रता तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि राष्ट्रीय आंदोलन में ये अमीर, पढ़े लिखे, उच्च श्रेणी के, उस समाज के ऊंची जाति के संभ्रांत लोग ही, समाज के उच्च श्रेणी के संभ्रांत लोग शामिल रहेंगे। वहां पर सारे वही तो बैठे थे ना, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, जमींदार, राजा महाराजा, वही सब लोग बैठे थे, और वही जो कुछ भी अपना डिस्कशन करते थे, वही कुछ कहते थे, वही नेशनल मूवमेंट माना जाता था।
गांधी का तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा भाई। अगर देश को वास्तविक स्वतंत्रता दिलानी है तो इस राष्ट्रीय आंदोलन को वास्तव में राष्ट्रीय बनाना होगा, यानी इसमें आम जनता को, गरीब जनता को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, विद्यार्थियों को, इन सबको जोड़ना होगा। जब ये सब मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन चलाएंगे तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा होगी और उससे अंग्रेज भी घबरा जाएंगे और हमारी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाकर यह बात सिद्ध भी कर दी कि अब राष्ट्रीय आंदोलन केवल अमीर पढ़े लिखे समाज के उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन न रहा, बल्कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किसान भी शामिल थे, मजदूर भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी, विद्यार्थी भी शामिल थे। तो समाज का निम्नतम श्रेणी के लोग शामिल हो गए और इस तरह से अब नेशनल मूवमेंट एक पॉपुलर रेजिस्टेंस यानी कि जन आंदोलन बन गया, जन प्रतिरोध बन गया। और ये गांधी जी की बहुत बड़ी सफलता थी। तो गांधी जी ने जो उच्च श्रेणी के, उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन को एक लोकप्रिय आम जनता को शामिल करके चलाए जाने वाले आंदोलन में जो बदल दिया, तो इस बात को कहा जाता है गांधीयन नेशनलिज्म, यानी गांधीवादी राष्ट्रवाद। तो गांधी जी से पहले का राष्ट्रवाद क्या था, जिसमें पढ़े लिखे और अमीर लोग, समाज के उच्च श्रेणी के लोग ड्राइंग रूम में बैठकर कोट पैंट यानी अंग्रेजी कपड़े पहनकर बैठे बैठे इंग्लिश में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं सरकार को और अपनी जो बड़ी बड़ी बौद्धिक बातें कर रहे हैं। उस समय नेशनल मूवमेंट का मतलब ये था गांधी जी के आने से पहले। और गांधी जी ने इस नेशनल मूवमेंट को कैसा बना दिया, आम जनता को शामिल कर लिया। अब नेशनल मूवमेंट है जिसमें किसान शामिल है, जिसमें मजदूर शामिल है, जिसमें महिला शामिल है, जिसमें छात्र शामिल है, और ये सब मिलकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं विदेशी चीजों का, विदेशी मालों का। तो अब सड़क पर यह आंदोलन चलने लगा अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस तरह के नेशनल मूवमेंट को जो गांधी जी ने, जिसमें आम जनता को जोड़ के नेशनल मूवमेंट सड़कों पे चलाने लगे। पहले ड्राइंग रूम में चलता था, अमीर लोगों की ड्राइंग रूम में, और अब सड़कों पे आंदोलन चल रहा है। अब सड़कों पे आंदोलन चल रहा है कि सड़कों पे लोग जुलूस निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रहे हैं, शराब की दुकानों पर वो धरना दे रहे हैं। तो अब ये सड़कों पर आ गया ये आंदोलन। इस तरह के राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं, गांधीयन नेशनलिज्म, यानी गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन। तो हमें यह देखना है कि ये गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रवाद का इतना तीव्र प्रसार कैसे कर दिया। उन्होंने ऐसे क्या काम किए जिसकी वजह से आम लोग भी इस राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ गए और देश के कोने कोने तक ये आंदोलन फैल गया। यानी गांधीयन नेशनलिज्म के फैलने के, पूरी भारत में फैलने के, जिसमें सारी जनता जुड़ गई, इसके क्या कारण हैं? इसके कारणों को हम मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांट सकते हैं और एक एक करके हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे भी। लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं कि वो 4 कारण कौन से हैं जिसकी वजह से ये राष्ट्रीय आंदोलन गांधीयन नेशनलिज्म के रूप में जन जन तक पहुंच गया, देश के हर हिस्से में पहुंच गया। तो इसका सबसे पहला कारण है गांधी जी का स्वयं का व्यक्तित्व, यानी पर्सनैलिटी ऑफ गांधी जी। अभी हम इनकी व्याख्या करेंगे, पहले पॉइंट वाइज ही देख लें। तो पहला कारण है पर्सनैलिटी ऑफ गांधी जी, गांधी जी का स्वयं का व्यक्तित्व। दूसरा जो कारण है वो है गांधी जी के बारे में प्रचलित अफवाहें और विश्वास। गांधी जी के बारे में र्यूमर्स और पब्लिक ओपिनियन जो चल रही थी, उसने भी इस आंदोलन को बहुत व्यापक स्तर पर पहुंचा दिया, जन जन को जोड़ दिया उसमें। और जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो है कि गांधी जी ने बहुत सावधानी से कांग्रेस यानी कि उस समय का जो राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने वाला मुख्य दल था, आज की कांग्रेस नहीं थी वो,
उस समय की वो कांग्रेस थी। आज जो कांग्रेस पार्टी है वो नहीं। जो एक बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी थी, राष्ट्रीय आंदोलन जो चला रही थी, उसमें सभी तरह के लोग शामिल थे। तो उस कांग्रेस के संगठन को पूरे देश में गांधी जी ने विस्तारित कर दिया, बड़ी सावधानी से प्लानिंग बना के। इस वजह से गांधीयन नेशनलिज्म देश के कोने कोने तक, आम जनता तक पहुंच गया। और जो चौथा कारण है वो ये है कि जिसमें गांधी जी ने अपने बहुत सिलेक्टेड, बहुत योग्य अनुयायी, अपने चेले इकट्ठे किए, और वो सारे चेले भी बड़े योग्य किस्म के लोग थे, बड़े प्रतिभाशाली, बड़े बुद्धिमान, बड़े योग्यता वाले थे। और उनके प्रयासों से, उनकी मेहनत से गांधीयन नेशनलिज्म, गांधीवादी राष्ट्रवाद पूरे भारत में जन जन तक, गली गली में, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में फैल गया। तो अब एक एक करके हम इन चारों बातों की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम गांधी जी के व्यक्तित्व को देखते हैं। और गांधी जी के व्यक्तित्व को देखते समय हम एक और बात नोटिस करेंगे कि गांधी जी से पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था। गांधी जी के आने से पहले जो भी कांग्रेस के नेता थे या जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, वो सब अंग्रेजी स्टाइल में रहते थे, अंग्रेजी स्टाइल के कपड़े पहनते थे, इंग्लिश में बोलते थे, और अगर भारतीय कपड़ा भी पहनते, भारतीय स्टाइल कपड़े पहनते थे तो बंद गले के कोट यानी अमीरों वाले कपड़े पहनते थे। और ड्राइंग रूम में बैठकर इंग्लिश में गिट पिट करके, आपस में बातचीत करके, जिसमें जनता से कुछ नहीं पूछा जाता था, जनता को कुछ शामिल नहीं किया जाता था, बस अंग्रेजों को एप्लीकेशन लिख दी, अंग्रेजों से थोड़ा रिक्वेस्ट कर ली, बस यही उस समय का राष्ट्रवाद था। और ये उनका व्यक्तित्व। वो सारे पढ़े लिखे लोग थे, सारे अमीर और समाज के उच्च वर्ग के लोग थे। तो इस तरह से, और वो आम जनता से अपने को अलग ही रखते थे, और आम जनता को वो दया की दृष्टि से देखते थे, यानी सिंपैथी, यार बड़े गरीब लोग हैं, यार इनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, हाँ भाई इनके लिए कुछ करना चाहिए। यानी हम तो अमीर हैं और हम तो समाज के उच्च वर्ग के हैं, तो हम ऊपर से खड़े खड़े नीचे गली में, जैसे हम 2 मंजिला अपनी कोठी, अपनी हवेली के छत पर खड़े हैं बड़े शानो शौकत से, और नीचे गली में कोई बेचारा गरीब आदमी है, कोई फटे हाल मजदूर है, उसको देख के बस दया कर रहे हैं। तो बस वो ऐसा करते थे गांधी जी से पहले के जितने भी नेता थे। गांधी जी ने नेतृत्व का स्टाइल ही बदल दिया। गांधी जी इसलिए जन नेता बन गए, पॉपुलर लीडर बन गए, क्योंकि उन्होंने नेतृत्व करने का स्टाइल बदल दिया। वो आम लोगों जैसे ही बन गए। जब वो दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे गांधी जी, तो वहां पर उन्होंने इतनी गरीबी देखी कि उनका मन द्रवित हो उठा, और वहीं उन्होंने अपना सिर का मुंडन करा लिया, गंजे हो गए, और अपने विदेशी कपड़े, जो वो भी पहले, गांधी जी भी पहले विदेशी कपड़े ही पहनते थे, सूट वगैरह, टाई वगैरह, जो सूट बूट में रहते थे। इनका एक चित्र आपको दिख जाएगा गांधी जी का, सूट बूट वाले गांधी जी का चित्र। बताऊं कहां पे दिखेगा? वो आपको दिखेगा, हाँ, पेज नंबर 347, 347 पर, आपकी ही किताब में। सूट बूट वाले गांधी जी को देखो, तो वो भी अंग्रेजों की तरह रहते थे, पढ़े लिखे अमीर लोगों की तरह रहते थे। लेकिन जब वो दक्षिण भारत की यात्रा पे, भारत को खोजने के लिए जब वो जा रहे थे, आम लोगों की समस्याओं को समझ जा रहे थे, जब दक्षिण भारत की यात्रा पर गए, वहां इतनी गरीबी, इतनी दारुणता, इतनी लोगों की कठिनाइयां देखी कि उनका मन द्रवित हो उठा, और कहा भाई अगर मुझे लोगों के लिए काम करना है तो मुझे इनके जैसे ही बन के रहना होगा, तभी मैं इनकी वास्तविक समस्याओं, इनके दर्द, इनके दुख को समझ पाऊंगा। तो उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा में जाकर अपनी जो है सिर मुड़वा लिया, और अपने विदेशी टाइप के जो कपड़े थे, सूट पैंट कोट वगैरह, जो बूट, सब छोड़ दिए, और एक आम भारतीय की तरह एक धोती लपेट के रहने लगे। तो गांधी जी का व्यक्तित्व अब कैसा हो गया? अब वो एक आम भारतीय की तरह हो गए, और लोगों के बीच बिल्कुल साधारण वेश में एक धोती पहनकर जाते हैं, उनके साथ गांव की चौपाल में बैठते हैं। जो पहले वाले नेता थे वो तो ड्राइंग रूम में सोफे कुर्सी से नीचे बैठ ही नहीं सकते थे, किसी गांव के में जो जाकर किसी गरीब की झोपड़ी में रह ही नहीं सकते थे। गांधी जी तो बिल्कुल आराम से जाके गरीबों के साथ उनकी झोपड़ी में रह रहे, उनके गांव की चौपाल में बैठ रहे हैं,
बड़े प्यार से उनके कंधे पे हाथ रख रहे हैं, किसी को अपने सीने से लगा रहे हैं। तो उनका जो ये व्यक्तित्व और उन्हीं की भाषा में बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो पुराने वाले जो नेता थे वो तो अंग्रेजी में गिटपिट करते थे, और गांधी जी तो आम देसी भाषा में लोगों से बड़े मजे से बात कर रहे हैं और बीच बीच में रामायण की चौपाइयां सुना रहे हैं। भाई, गांव के लोगों को और क्या चाहिए? ये तो बिल्कुल हमारे जैसा ही अपना व्यक्ति आ गया है। गांव रामायण की चौपाई सुनाता है, को धोती पहनता है, हमारी चौपाल में बैठता है, हमारे झोपड़ी में बैठता है, हमारे साथ बैठ के खाना खाता है। और ये सब जब गांधी जी कर रहे थे तो कोई नाटक नहीं कर रहे थे। आप आज भी आप जो नेताओं को देखते हो तो क्या भाई, किसी गरीब के घर जाके खाना खा रहे हैं ये सब, और फिर फोटो खींच रहे हैं, टीवी पे दिखाया जा रहा है। ये आज के नेता तो ये सब नाटक करते हैं। लेकिन जो गांधी जी का काम था वो नाटक नहीं था, वो वास्तव में उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बना लिया था। वो वैसे ही रहते थे, वो हो ही ऐसे गए थे। तो जब उनमें इतनी आत्मीयता आ गई गरीबों के साथ रहते रहते, और जो है वो गरीब उन्हें अपना ही मानने लगे और गांधी जी उनको अपना मानने लगे। तो अब वो गरीबों को, आम जनता को सिंपैथी यानी सहानुभूति से नहीं देखते थे, बल्कि एम्पैथी यानी समानुभूति से देखते थे। सिंपैथी कैसी होती है कि वो अपने, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि हम अपने शानदार हवेली की दूसरी मंजिल पर ऐशो आराम से खड़े हैं, नीचे एक कोई गरीब आदमी दिखा तो हम उस पर ऐसे प्रकट करें, दया दिखाएं, और यार बेचारे के साथ बड़ा बुरा रहा हो, इसकी तो हालत खराब है, ऐसे करें। तो ये होती है सहानुभूति। सहानुभूति कौन करते थे, सिंपैथी कौन करते थे? जो गांधी जी से पहले के कांग्रेस के लीडर थे। और अब गांधी जी क्या कर रहे हैं? भैया, हम ऊपर नहीं रहेंगे, मतलब ऐसे ऐशो आराम की तरह दूसरी मंजिल से खड़े होकर नहीं देखेंगे इन गली में जो गरीब घूम रहा है उसको ऊपर से देख के उस पर दया नहीं करेंगे। हम तो खुद ही गली में आ जाएंगे और उसी के जैसे कपड़े पहनकर उसके साथ घूमेंगे, तब हमें उसकी दया, तब हमें उसके दुख दर्द का एहसास होगा। इसे कहते हैं एम्पैथी। तो गांधी जी से पहले वाले सिंपैथी करते थे गरीबों पर, आम जनता पर, लेकिन गांधी जी ने सिंपैथी की जगह एम्पैथी की कि गरीबों की तरह ही रहने लगे, आम जनता की तरह ही रहने लगे, उनके दुख दर्द में शामिल हो गए और उनके दुख दर्द को वास्तविक ढंग से उन्होंने समझा। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो लोगों के साथ इतने घुल मिल गए कि वो एक जन नेता बन गए, लोग उन्हें अपना ही मानने लगे, बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए गांधी जी। और ये सब करते समय एक बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि ये सब करते समय गांधी जी जरा भी नाटक नहीं कर रहे थे। गांधी जी जरा भी मीडिया के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए गरीब के घर में बैठ के खाना नहीं खा रहे थे। गांधी जी का लाइफ स्टाइल ही ये हो गया था, उनकी पूरी जीवन शैली ही ऐसी हो गई थी। तो इस वजह से वो इतने पॉपुलर हो गए, इस वजह से वो इतने लोकप्रिय हो गए, जन जन के साथ इतने सीधे जुड़ गए कि वो जो संदेश देते थे राष्ट्रवाद का, वो आम जनता तक, दूर दूर की आम जनता तक सीधे उनके आम जनता के दिलों पर असर करता था और लोग गांधी जी के यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ते चले गए। तो गांधी जी के पर्सनैलिटी ने, गांधी जी के व्यक्तित्व ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसीलिए नेशनल मूवमेंट को गांधीयन नेशनलिज्म कहा जाने लगा। तो आज हमने इस पहले कारण पर चर्चा की है और अगले वीडियोस में इससे आगे की बातों पर चर्चा करेंगे। आप सब इनको अच्छे ढंग से अपनी एनसीईआरटी किताब में भी पढ़ते रहें। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।